प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मखसूस नशस्तों के केस में JUI ने हिमायत का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की और कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे हैं हम इसे अडॉप्ट करते हैं। जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और उस पर ज़ाहिर है मखसूस नशस्तें मिलने के मामले पर तो खुद पहले इलेक्शन कमीशन में भी कामरान मुर्तज़ा साहब पेश हो चुके हैं और वहाँ जाकर कह चुके हैं कि ये नशस्तें जो हैं ये PTI को ना दी जाएँ, ये नशस्तें दी जाएं उन बाकी सियासी जमातों को जो पार्लियामान में मौजूद हैं बशमूल JUI। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ JUI कह रही है कि इलेक्शन धांधलीज़दा हैं, एक तरफ JUI कह रही है कि मैंडेट उन लोगों को दे दिया गया है, PTI का मैंडेट बनता था। एक तरफ तो खुल्लम खुल्ला वाज़े हिमायत कर रही है JUI PTI की, लेकिन वो नशस्तें जो उसकी को मिल सकती हैं उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दिया। एक तो इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने दूसरी तरफ फ्रेश इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया और यही मुतालबा ANP भी कर रही है और कह रही है कि नए इंतखाबात कराए जाएं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो भी बढ़ते हुए में नजर आ रहे हैं। एक दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में MQM ने और कहा था कि ये जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक के 54,000 अफराद को भर्ती किया गया है, इनको कलअदम करार दिया जाए। ये फैसला आज आ गया है MQM के हक में और वो जो 54,000 भर्तियां हैं उसको कलअदम करार दिया गया है सिंध हाई कोर्ट ने। और उस पर फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाया गया, उस पर सख्त रद्द-ए-अमल पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आया है। तो ये मामला क्या चल रहा है? दोनों इत्तेहादी हैं हुकूमत के और दोनों इत्तेहादी सिंध में एक दूसरे के हरीफ बने हुए हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रज़ा साहब मुझे कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगी होपफुली। और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं। मैंने बहुत शुक्रिया, मैं खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। सबसे पहले तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने, डॉक्टर साहब, आज दो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। वो एक तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक किया है। ज़रा मुख्तसर सा चलिए सुनवाई देता हूँ मैं आपको, क्या कहा, सुनवाइए जी। आप अडॉप्ट कर रहे हैं? हम अडॉप्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और मखदूम साहब के सर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि दस्तूरी अदारा है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे। अच्छा, हम सिर्फ आप किसके लिए? रिस्पॉन्ड नंबर 5 सर। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ये भी कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, ये भी सुन लीजिए। इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। असरनो साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएं। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राजी करने के अल्फाज का क्या मान। डॉक्टर साहब, आप उस JUI के साथ मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी रखते हैं, कमेटी भी बना दी है, जो आपकी मखसूस नशिस्तें भी आपको देने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, उन्होंने कामरान साहब ने 2-3 प्रोग्राम्स में भी आज कहा है, उन्होंने कहा है कि ये हमने अपने फ़ायदे की चीज़ देखनी है, तो वो अपने फ़ायदे की चीज़ देख रहे हैं। इसमें जिस लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने बात की थी उस लिहाज से वो कहते हैं कि चूंकि ये PTI जो एक इंडिपेंडेंट लोग थे वो PTI के नहीं थे और चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिहाज से उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जानी चाहिए। वो तो अब एंड में डिसाइड होगा कि क्या होता है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, वो सबसे पहले सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एज अ पार्टी नहीं लड़ सकती और ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे, वो किस बेसिस पे लिया था। जो हमें समझ आ रही थी जो कोर्ट में हो रहा है, अब ये सवालात हो रहे हैं तो हम उससे एक प्रिज्यूम कर सकते हैं, बाकी जो होगा वो होगा। उसमें यह था कि जी ये जो डिसीजन है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि ये तहरीके इंसाफ एज अ पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो उनके सारे लोगों को आप इंडिपेंडेंट कर दो। अब अगर वो डिसीजन रिवर्स हो जाता है, होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फिर इनको 3 दिन
दोगे। सो ये 3 दिन दोबारा आएंगे। तो दैट मीन्स अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो लोग हैं उनके पास चॉइस होगा वो किसको करते हैं, ऑब्वियसली वो तहरीक इंसाफ में वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ ये हो जाता है कि एक डिसीजन गलत हुआ है, और ये याद रखें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये उस वोटर का हक है जिसने जाके एक एक चीज से खुरेद के निकाल के जो भी पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स थे उनके सिंबल्स ढूंढे, उनको वोट दिए। तो ये उनका पीपल एट लार्ज जो कि पब्लिक है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जिस तरह वो किया। जेयूआई से मुज़ाकरात के हवाले से है। मुज़ाकरात करके उनको प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, मगर आपका इतना भी एतमाद एक दूसरे के ऊपर नहीं है कि वो आपके मैंडेट, देखिए यानी एक तरफ तो उनका मौक़िफ़ ये है ना कि वो आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। देखिए एक बात याद रखें, सिंपल सी बात ये है, उनका जो केस है वो हमारे खिलाफ ही है कि इन लोगों ने हमारा मैंडेट लिया है, तो वो तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो जब हम मुज़ाकरात कर रहे होते हैं हर एक पार्टी अपने मफादात को सामने रखती है, और अपने मफादात को सामने रखते हुए एक कॉमन ग्राउंड आता है। हम लोगों के और उनके दरमियान में जो कॉमन ग्राउंड है वो ये है कि ये जो इलेक्शंस थे ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं थे। नंबर 2, वन वे और अनदर वे ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है ये वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और सब कहते हैं कि इनकी हैसियत एज अ गवर्नमेंट कोई नहीं है। क्यों? इनकी जड़ें अवाम में है ही नहीं। तो उस बेसिस के लिहाज से ये हमारा मिनिमम एजेंडा होगा, और इस एजेंडा को आगे लेकर चलने के लिए जो मेन चीज होगी जो आगे जाके करना चाहिए वो ये है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के प्रोसेस को डिफाइन करते हुए हम वो चेंजेस लाए। और खास तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का रोल होता है इलेक्शंस में, देखें जब इलेक्शन में धांधली होती है, चाहे वो पीटीआई करे, पीएमएलएन करे, एस्टैब्लिशमेंट करे, पीपल्स पार्टी करे, कोई करे, जो जरिया है वो इलेक्शन कमीशन है। चलिए उस जरिए को जब तक आप ठीक नहीं करोगे उस वक्त तक ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि कभी किसी के लिए वो करेंगे, कभी किसी के लिए करेंगे। अभी जैसे मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सुनवाया आपको कि वो फ्रेश इलेक्शन मांग रहे हैं, ऐसे ही एएनपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा वो भी सुन लीजिए एएनपी क्या कह रही है। इस इलेक्शन को न मुल्क में कोई मानता है न दुनिया में कोई मानता है, तो इसके नतीजे में आए हुए पार्लियामेंट और फिर ये तमाम निज़ाम ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे लोग इसको मशकूक निगाहों से देखते हैं। जो इंतखाबात हुए ये मुदाखलत ज़द्दा है, दांधली ज़द्दा है, लिहाजा हम यही समझते हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो मुश्किलात में इजाफा हुआ है, इस मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शन जो कि हमारा उस वक्त भी मुतालिबा था, आज भी है कि इस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए यानी इसकी अशद ज़रूरत है। ख्वाजा साहब, इज़हार साहब, इससे पहले कि मैं उस मामले पर आऊँ जो आज आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर रद्द-ए-अमल में बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्जील मेमन साहब ने भी की है, लेकिन पहले जरा इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जो आप अपोजिशन की जमातें फौरन, यानी अभी इलेक्शन को आप देखिए कि 4 महीने 5 महीने हुए हैं और फौरन फ्रेश इलेक्शन मांगना शुरू हो गई सियासी जमातें, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप इसको? देखिए ये तो पाकिस्तान की एक तारीख है, आप 1988 से उठाकर अखबारात का मुताला कर लें, जो जमात भी हारती है जाहिर है उसके अपने रिजर्वेशन होते हैं जिसमें कुछ बेस्ड ऑन एलिगेशन होते हैं, कुछ बेस्ड ऑन फैक्ट्स होते हैं। जिनके पास फैक्ट्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, फाइट करते हैं, जिस तरह हमने भी 2018 में किया। और जिनके पास बेस्ड ऑन एलिगेशन और सिर्फ ये कि भाई हम क्यों, मुझे क्यों हराया, ये वाला स्लोगन होता है, तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होते हैं। अब देखना है कि तमाम अदालतों में, तमाम पार्टियों में से कौन सी पार्टी अदालत गई है किसने अपने ग्रीवेंसेस इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बेस्ड ऑन फैक्ट्स अप्लाई किए। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें से शायद 1-2 ही जमातें हैं ना जिन्होंने इस लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा किया है, बाकी तो मीडिया जजमेंट और मीडिया कोर्ट्स लगे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जब एक पार्टी अदालत चली गई, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जो भी जमातें, तो उन्हें फिर अदालत में उस बड़े फोरम के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और अगर उन्हें इलेक्शन दोबारा करने का मुतालबा करना था तो फिर उनकी पिटीशन ये नहीं बनती थी कि जी हम हार गए, हमें जीता। फिर उनकी पिटीशन ये बननी थी कि ये पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड करो। ऐसा कोई डिमांड किसी फोरम पर, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ट्रिब्यूनल हो या सुप्रीम कोर्ट, किसी एक जमात ने भी नहीं दाखिल किया।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शैला साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शैला साहब, एक तो मैं उससे पहले जो आप आज एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर आपने रिस्पॉन्ड भी किया है, उस पर आने से पहले आप थोड़ा सा नाराज से हो गए हुकूमत के साथ चंद दिन पहले, और ऐसा लगा कि बजट के मामले पर कि आप आवाम के मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं हुकूमत के साथ। लेकिन हमने देखा कि आपके 300 यूनिट फ्री बिजली के मुतालबा थे, आपके मंशूर में शामिल था, वो आपने हुकूमत से मुतालबा नहीं किया। उसकी बजाय आपने कमेटियाँ ज़्यादा ले ली अपने हिस्से से, जो 9 बनती थी आपने 11 ले ली हैं। फिर जो आपका तरमीमी बिल है जिसमें आप कहते हैं कि जी जो अरकान असम्बली हैं उनकी मरात में इजाफा किया जाए, और वो तरमीम आपने मंजूर करा ली है। तो अवाम के लिए आपने क्या हासिल किया नाराज होकर? अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि शौकत तरीन साहब ने ये इंटरव्यू दिया था कि हमने 100% नहीं 76% कर्जों में इजाफा किया है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने कहा था कि हमारी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, हर थोड़े दिन बाद एक नया तजर्बा करते थे। फिर सब ये जानते हैं कि इंटरनेशनली जो है, जो इस रियासत पाकिस्तान है, वो उस पर ये ब्लेम आ गया था कि अपने किए गए वादों से मुकर गई IMF से, और फ्रेंड कंट्रीज भी हमारे साथ नहीं थे। तो एक मिनट, तो इसमें हमारे मुल्क की क्रेडिबिलिटी का मसला था। तो ये बेल आउट पैकेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हमारा जो उनसे मुतालबा था, एक तो ये था कि 3 साल 8 महीने की हुकूमत और उसके बाद 16 महीने की हुकूमत में 3 साल 8 महीने भी हमारे सूबे को बहुत नज़रअंदाज किया गया था। प्रोविंशियल जो और फेडरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मिलके होते हैं, वो भी ख़त्म किए गए थे, और फेडरल प्रोजेक्ट भी नहीं किए गए थे। तो और फिर 16 महीने वाली हुकूमत ने भी कुछ इसी तरह से हुआ उसमें। तो हमारा ये कहना था कि PSDP जब आप बनाएं तो तमाम सूबों की PSDP बनाते वक्त हमें एतमाद मिले। उस पर हमने उनसे बात की। दूसरे हमारा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि टैक्स बुक्स पे जो है वो आप हटाएं, और ये जो हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जैसे स्टंट वगैरह हैं और इस तरह के और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, आप उन पे से हटाएं। जो हमारे शिकवा था और है और हमेशा रहेगा, वो हर हुकूमत जो है ना, वो टैक्स नेट जो है वो बढ़ाने के बजाय ये करती है कि ऑलरेडी जो लोग टैक्स ले रहे हैं उन्हीं पे हथौड़ा बरस जाता है। देखिए, हमारी कोई तनख्वाहें नेशनल असेंबली की बलूचिस्तान वालों की तनख्वाहों की बराबर नहीं है। हमारी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वालों की भी बराबर नहीं है। हमें जिन लॉजेस में हम रहते हैं, यहाँ का भी बिल और यहाँ का किराया देना होता है, और जब हम घर जाते हैं अपने वापस, हमें वहाँ का भी जो है सारे सिस्टम को देखना होता है। तो आप कह रहे हैं सियासतदान होना, गरीब अरकान असेंबली अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं इन तनख्वाहों पे गुजारा नहीं कर पा रहे। मैं जैसे अपने घर की वाहिद अर्नर हूँ, हाँ, तो मैं वाकई परेशान हूँ। हमारे ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए। की वजह से हमारी ग्रेड 22 के बराबर हमारी जो है स्टेटस है, तो अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं और उन पे टैक्स लगे तो हमारी भी तनख्वाह उनके बराबर हो जानी चाहिए थी। जो एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे। ये तो देखे ना, ये बात सही है आपकी। आपका गुजारा नहीं हो रहा होगा 2-2.5-3 लाख रुपए की तनख्वाह में। 2-2.5-3 लाख नहीं है, सारी मराहत वगैरह मिला के 1,70,000 1,70,000 में गुजारा नहीं हो रहा। तो वो गरीब लोग जिनके 300 यूनिट के लिए आपने वादा किया था कि हम बात करेंगे, आपने हुकूमत से 300 यूनिट मुफ्त करने का मुतालबा आज तक क्यों नहीं दोहराया? उनके मैनिफेस्टो में 200 यूनिट्स था, हमारे में 300। हाँ। हम अपने सूबे में उस पर काम कर रहे हैं। ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम उनके हिमायती हैं, इत्तेहादी नहीं। तो कर ही सकते हैं। मुतालबात हम उनसे बिल्कुल कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी पे आप जाएं, और हमने उनसे कहा है, हमने दोनों हुकूमतों को, नून लीग की हुकूमत तो अपने एक दौर में हमने जब ब्लॉक 2 पे काम शुरू किया तो नवाज शरीफ साहब को समझ में आया और उन्होंने आके उसको सराहा, लेकिन ना उन्होंने मदद की हमारे थरकोल के मंसूबे में, ना PTI की जो गवर्नमेंट रही उन्होंने मदद की। हमने अपनी मदद से जो है वहाँ पे बिजली पैदा की है, और हमारे अपनी मदद से बिजली, अपनी रकम से पैदा की हुई बिजली जो है हम फैसलाबाद को यानी कि नेशनल ग्रिड में देते हैं। हमने अपने आप 18वीं तरमीम के बाद 50 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है। सिर्फ सिंध सूबा है जो सबसे ज़्यादा बना रहा है। नूरियाबाद से हम 100 जो है वो मेगावाट कराची को दे रहे हैं। कह रहा है ना कि हम भी वो नेशनल ग्रिड की बना रहे हैं। हाँ।
हम सूबे की सतह पे अपने पैसों से बना रहे हैं। ये वाहिद सूबा है जिसका अपना बिजली घर है, जिसमें बहुत बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है। 300 यूनिट मुफ्त कब तक हो जाएगा? हमारे यहाँ इस पे काम शुरू हो गया है और BISP में जो लोग हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाना शुरू कर दिया गया है और हमारे यहाँ इस पे काम शुरू हो चुका है। हम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। चलिए, ये डॉक्टर साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं बार बार इन बातों पे? अगर वो अपनी बिजली बना रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा अपने लिए बिजली नहीं बना रहा और नेशनल ग्रिड के लिए आपको देना पड़ रही है, आपके बहुत सारे इस पर एतराज़ात हैं। मैं असल में वो इमरान खान के अल्फाज याद आ रहे हैं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि ये उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा होगा। ये उनको नहीं, उन्होंने आवाम के बारे में कहा था कि मैं तो इन लोगों की बातें, वो सारी चीज़ें जो गलत कर रहे हैं वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। और अभी आवाम को पता चल रहा है। नंबर 2, मुझे लगता है कि ये जो आपने 300 यूनिट की बिजली की बात की है ना, और जैसे इन्होंने कहा है कि हम इतनी बिजली बना रहे और ये कर रहे, मुझे लगता है कि आवाम को जब तक इस बिजली के बिलों के साथ बिजली के झटके नहीं मिलेंगे ना, उस वक्त तक ये पाकिस्तान की आवाम जागेगी नहीं। और उनको जागना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए उनके साथ हो क्या रहा है। इन लोगों के इन्हीं के लीडर्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा ये अवाम दुश्मन बजट है। मैंने नहीं कहा, उसी अवाम दुश्मन बजट को इन्हीं लोगों ने पास करवाया है। तो इसका मतलब ये है ये वो काम करते हैं जो अवाम दुश्मन है। नंबर 2, मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल में हजरत अबू बकर सदीक साहब थे कि जिनको कहा गया था कि आप की इतनी तनख्वाह या उस लिहाज से, तो उन्होंने कहा था ठीक है, फिर जो इसकी सबसे कम तनख्वाह है उतना वजीफा मुकर्रर कर दो, ताकि उनको पता चले कि क्या है। तो नहीं, अब आप चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह 36,000 रुपए हो जाए? मेरे लिहाज से होनी चाहिए, पता चले कि वो आवाम कैसे कर रही है, पता तो चले ना, पता तो चले कि क्या है कि किस। देखिए, खाली 1,70,000 नहीं होगी, इसमें बहुत सारी चीजें, आपकी ट्रैवलिंग जो है उसमें आपको होती है, आपकी मेडिसिन फ्री हो जाती है, आपकी बहुत सारी चीज हो जाती है, आपकी बिजली आपको, और अगर आप किसी चीज में कोई फ्री नहीं है, नहीं बिजली नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें आप ट्रैवलिंग अलाउंस है अपनी जगह पर है, आप जो ठहर रहे हैं उसकी भी एक सब्सिडाइज स्टे है, ये जो लॉज है उसके सब्सिडाइज है, बहुत सारी चीजों में सब्सिडी। अगर आप इसको एज अ पैकेज देखेंगे तो ये 1,70,000 नहीं होगा, ये 2.5, 3.5 लाख के आसपास कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन देखें ना, इसमें है भी अपनी जगह पे, देखें। और ये याद रखें, ये पॉलिटिशियंस जो आवाम में आते हैं, ये वो पॉलिटिशियंस है जो किसी ना किसी जगह पे अगर ये ना होते तो ये अपना काम शाम चला रहे थे। इन लोगों ने इन्वेस्ट भी करना था इलेक्शंस में, सारा करना था। मेरे लिहाज से मुझे अगर आप मौका दें तो आप बिल्कुल बात कर लीजिएगा। मैं इनकी 2 बातों का जवाब दे दूं, ख्वाजा साहब 2 बातों का जवाब दे दूं। ये बात कही गई कि अवाम दुश्मन बजट है क्योंकि उसमें कुछ खामी है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना, आपने रास्ता ही नहीं छोड़ा ना। फ्रेंड कंट्रीज नाराज, IMF नाराज, तो आप लोगों ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आपने कहा कि हमें पता था कि हम जा रहे हैं तो हमने मईशत पे बंद, आप हमने आवाम के लिए उनको नाराज किया, उनके लिए आवाम को नाराज किया। बारूदी सुरंगे, इससे चीखने से आपकी हकीकत कम नहीं होगी। हमने मईशत पे बारूदी सुरंगे बिछा दी। जब हमने अपने दौर में, जब एक मिनट, आप नाराज इसलिए हुए कि आपको कमेटियां ज्यादा चाहिए थी, आपको 5 जिलों में अपने डिप्टी कमिश्नर चाहिए थे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, नहीं, आप बात, भुट्टो साहब के बाद हम पंजाब में हमारी गवर्नमेंट ही नहीं बनी, हमारी बनी ही नहीं गवर्नमेंट। 4 डिप्टी कमिश्नर हमारा क्या कर लेंगे? हमें कोई नहीं चाहिए, जहां पे हम जीत रहे हैं वह जीत रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये कहना चाहती हूं मैं कि जब इनके दौर में इनकी गवर्नमेंट थी, सिंध ने सबसे पहले 25,000 मिनिमम वेज की, तो ये लोग अदालत में चले गए थे और फिर इनकी मर्जी का फैसला आ गया था। अदालत से एक और फैसला आया, तो आज अदालत से एक और फैसला आया कि आपने ग्रेड 1 से 15 तक के जो 54,000 भर्तियां की उसको कलअदम करार दिया गया है। जरा देखिए, आज मैं इस पे बात आज इस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूं, मगर पहले ख्वाजा इजहार साहब के पास जाऊंगा और उससे पहले जरा सुनिए आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात की है। भुट्टो साहब ने तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले, वो ये था कि पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा था जहां पर शहरी और देही के दरमियान सिर्फ इंतजामी नहीं, लिसानी तकसीम भी मौजूद थी। पंजाब में जहां भुट्टो साहब सबसे बड़ी तादाद में जीते थे, वहां के किसानों के लिए, वहां के दही इलाकों के लिए, वहां के देहातियों के लिए, वहां के इन
छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं। एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आईन का दर्जा दिया। खुशामदीद कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, मखसूस नशस्तों का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, आज आपका खासा तज़किरा रहा है। पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से एक उम्मीदवार 4 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सकता है, आपने अपने इलेक्शन के लिए कितने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असद भाई। मैंने सर 3 सेट फाइल किए थे, 5 बेसिकली फाइल किए थे, लेकिन 2 नॉमिनेशन वो बंदे उठा लिए गए और 3 मेरे तजवीज़ और तायद को निंदगान उठा लिए गए। लेकिन फाइनली मैं बड़ी स्ट्रगल के बाद 3 पेपर सबमिट करवाने में कामयाब हुआ था। 2 पेपर्स मैंने विड्रॉ किए, 1 पेपर उसके ऊपर मेरा SIC अलायंस विद PTI लिखा हुआ है जो कि सबमिट था। अब मैं असद भाई अगर आप इजाज़त दें 2 मिनट्स में ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूंगा, जिस वजह से मैं 4 दिन से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब मेरी बात नहीं सुन रहे। सर सिचुएशन डेवलप होती है 13 एक तो नॉमिनेशन पेपर्स मेरे जमा हुए, स्क्रूटनी हुए, वो क्लियर हो गए बड़ी मुश्किल से। वो हम जानते हैं वो ऐसे ही था जैसे आपको दुश्मन मुल्क फतह कर रहे हैं अपने नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट करवाना। मैं मफरूर हूँ 8 माह से और मुझे RO तक जाने की इजाज़त नहीं है एट द टाइम ऑफ सबमिशन माई नॉमिनेशन पेपर्स, एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ माई नॉमिनेशन पेपर्स, और लास्टली जिस वक्त निशान अलॉट हो रहा है तमाम मीडिया ने वो रिकॉर्ड किया, उसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि मेरे RO का ऑफिस क्वार्डन ऑफ था और उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था और किसी को दाखिल नहीं होने दे रहे थे। मेरे 2 लॉयर्स खुशकिस्मती से अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले जाके तो हमने जब उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है आप थोड़ा वेट कर लें, हमने कहा जी ठीक है। इसी दौरान पार्टी हायरार्की ने फैसला किया कि हम तमाम लोग बल्लेबाज के, चूँकि उनका स्ट्रेचर भी हमारे इत्तेहादी का होगा तो पूरे पाकिस्तान में एक निशान लेने के लिए हम उसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। हमने कहा जी ठीक है। मैंने बल्लेबाज का वहाँ पर एफिडेविट और टिकट जमा करवा दिया वहाँ पर। अच्छा, जब वो जमा करवाया आधे घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जिन भी उम्मीदवारान ने अपने नॉमिनेशन पेपर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है उन्हें किसी और पार्टी का निशान ना दिया जाए। RO ने कहा कि भाईजान अब आपका बल्लेबाज का निशान मिल सकता, टिकट उसने वापस कर दिया, टिकट हमने ले लिया सर। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप हमारा SIC का टिकट एक्सेप्ट करें, अपने लॉयर से कहा। उन्होंने कहा सर इसमें लिखा हुआ है कि चूंकि आपके पेपर के ऊपर अलायंस विद PTI लिखा हुआ है तो हम आपका SIC का टिकट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके जी। अब इस दूसरी साइड पे केस चल रहा है। फिर हमने फाइनली ये किया, जब आखिरी मराहल आ गए तो एक दरख्वास्त लिखी जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, जो पेश भी की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने कहा कि बल्ले के केस की समाअत चल रही है, फैसला अगर आता है और बल्ला बहाल रहता है तो मुझे बल्ले का निशान दे दिया जाए, अगर बल्ला बहाल नहीं रहता तो मुझे शटलकॉक का निशान दे दिया जाए। अच्छा, इस बात के ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने 9 मरतबा झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच से। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि शटलकॉक का निशान अवेलेबल नहीं था। असद साहब आप भी वहां पर खुद मौजूद थे जब इन्होंने कहा कि जी हामिद रजा को टावर का निशान दिया गया क्योंकि शटलकॉक का निशान मौजूद नहीं था। सर शटलकॉक का निशान मेरे RO ने मुझे अलॉट किया। अलॉट करने के बाद सुबह तहज्जुद के करीब 3 बजे के करीब मेरा शटल का निशान तब्दील करके उसे टावर कर दिया गया। मेरे नीचे तीनों MPs के निशान तब्दील करके एक का हुक्का कर दिया गया, एक का रैकेट कर दिया गया, एक का बैज कर दिया गया, एक का शटलकॉक रहने दिया गया। हम गए DRO के पास इस फैसले के खिलाफ। DRO ने हमारी दरखास्त को एंटरटेन करने से इनकार कर दिया जो कि DC फैसलाबाद थे। उन्होंने कहा जी दफ्तर में साहब दफ्तर में नहीं बैठे, दाखिले की इजाज़त ही नहीं है। अच्छा, अब जब ये तमाम सूरत हाल डेवलप हो गई
तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें मेरा कसूर किस जगह पर है। अब आपका कसूर, इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन में कहता है जी सर, आज इलेक्शन कमीशन ने मगर जो कहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा है, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा है कि जी आप एसआईसी के चेयरमैन थे, आप अपने आप को खुद पार्टी सर्टिफिकेट जारी कर सकते थे मगर आपने नहीं किया। और फिर वो कहते हैं कि जी 22 दिसंबर को जो आपने पेपर जमा कराया उसमें सर मैंने किया सर, 22 तारीख को जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे आपने, उसमें आपने लिखा एसआईसी अलायंस पीटीआई, तो उसमें सर्टिफिकेट साथ आपने अटैच किया था? बिल्कुल सर, नहीं 22 तारीख को अटैच नहीं किया था। उसकी वजह यह है असद भाई के सर्टिफिकेट अटैच किया जाता है लास्ट डेट के बाद, 13 तारीख को जब पेपर्स आपके जमा होते हैं। हाँ जी 13 तारीख। उसका तरीकाकार ये होता है, हर पार्टी लास्ट डे लास्ट मिनट में करवाती है। उसकी वजह यह है कि पहले आपके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं, उसके बाद वो स्क्रूटनाइज होते हैं, उसके बाद आपको नॉमिनेशन पेपर्स विदड्रॉ करने का ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, बिल्कुल ये हमारे टाइम दिया जाता है। बिल्कुल सही है। मगर हामिद साहब इसमें मामला ये है ना, जो उनका आर्गुमेंट था वो ये कहते हैं कि आप 22 तारीख को पेपर सबमिट कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, 13 तारीख को आप पेपर जो टिकट जमा करा रहे हैं, सर्टिफिकेट जमा करा रहे हैं, वो करा रहे हैं पीटीआई नजरियाती का। फिर वो कहते हैं कि जी आपने खुद को आजाद डिक्लेयर करवाया और शटलकॉक मांग लिया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि आपका हर अगला कागज पिछले कागज से मुख्तलिफ था, तो आपके कागजात में तो तजादात ही बहुत ज्यादा हैं, तजादात से भरपूर नॉमिनेशन पेपर थे आपके। सर ये मेरा ना नॉमिनेशन पेपर जितना मेरा स्क्रूटनाइज हुआ है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी का भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि शायद कुछ लोगों को इदराक था कि हम जो पीटीआई के साथ करने जा रहे हैं आखिर में हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या एमडब्ल्यूएम के साथ ही इन्हें जाना पड़ेगा। सर देखें, मैंने एसआईसी और पीटीआई लिखा, एग्रीड। अब आपका आरओ अगर ये बात कहे कि जनाब मैं इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ गया है, मैं आपका एसआईसी लिखा हुआ एक्सेप्ट ही नहीं करता और मैं आपको बल्लेबाज का टिकट भी रिटर्न करता हूं, मैं नहीं लेता आपका टिकट, मुझे बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है सर? मैं अच्छा आखिरी उन्होंने ये कहा कि मैं आपके पेपर रिजेक्ट कर दूंगा, आपको कोई निशान भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने अपने लॉयर से कहा, मैंने कहा यार जैसा कि 22 तारीख के पेपर में आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा था, अगर आप 13 तारीख को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही का सर्टिफिकेट भी जमा करा देते तो शायद आज ये प्रॉब्लम ना होता। सर जमा करते तो फिर था ना, यही बात तो मैं अर्ज कर रहा हूं। आप आरओ के ऑफिस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालें। अच्छा, आरओ तो मेरे पेपर ही नहीं था, मेरा उसने कैटेगराइज करके मेरा सुन्नी, अच्छा मैं पागल नहीं हूं असद भाई, मेरे खानदान का ये 9वां इलेक्शन है, शायद 10वां इलेक्शन है कि मेरे वालिद ने 6 इलेक्शंस लड़े, मेरे नाना 2 मरतबा इलेक्शन लड़े, मेरा ये 3रा इलेक्शन है, मेरा शायद ये 10वां या 11वां इलेक्शन है। हम इतने को मखबूतुल हवास नहीं है कि हमें ये ना पता हो कि आपने नॉमिनेशन पेपर पे क्या लिखना है। और आज से पहले गुज़श्ता 10 इलेक्शंस में एक मरतबा ये नहीं हुआ, मेरे 2018 के पेपर्स में ये नहीं हुआ, मेरे 2013 के नॉमिनेशन पेपर्स में ये नहीं हुआ जब मैं दूसरे नंबर पर था अपनी सीट के ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर। मसला ये है कि मैं ये प्रॉब्लम से मेरा कैंडिडेट सर मेरा लॉयर जाता है जी, सर मेरा लॉयर जाता है, सबसे पहले तो मेरे लॉयर्स को मेरा सवाल ये नहीं है सर, आपके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत सारे लोगों को पता है, टीवी पर उसका रिकॉर्ड फुटेजेस की शक्ल में मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि जब आप एक आर्गुमेंट के तौर पे ये कह रहे हैं कि देखें जी मेरे तो नॉमिनेशन पेपर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलायंस पीटीआई लिखा हुआ है, तो उसकी अहमियत उस रोज खत्म नहीं हो जाएगी जब उसका सर्टिफिकेट चले, वॉट एवर द रीजन इज, आपने जमा कराने के लिए गए, जमा किया नहीं गया, आपके बंदों को उठा लिया गया, कुछ भी, लेकिन कोर्ट के सामने तो ये एविडेंस मौजूद है ना कि आपने नॉमिनेशन पेपर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा लेकिन उसका सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, तो आपका आर्गुमेंट खत्म नहीं हो जाएगा। मेरा सवाल ये है सर, मैं अर्ज कर दूं सर, मुझे ये बताएं कि मेरे 2 वकील उठाए गए, मेरे 4 तजवीज़ और तईद कुनिंदा उठाए गए, उसका जवाब किसने देना है? मुझे आरओ के दफ्तर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, पूरा मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं सर। मेरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का टिकट और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेरा एफिडेविट जमा ही नहीं कर रहा आरओ, वो ये कहता है कि आप, अच्छा एक और बात टेक्निकल मैं बताता हूं, यहीं से इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा। मैंने वहां पर बल्ले का टिकट जमा करवाया है, वो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, वो इलेक्शन कमीशन ने पेश किया है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। आरओ ने यह कहा चूंकि आपने बल्ले का टिकट जमा करवा दिया है और अब इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ गया है कि जिन्होंने अपने फार्म पर पीटीआई लिखा है या उसका टिकट जमा करवाया है, अब उनका किसी और पार्टी का कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सर मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बल्ले पर लड़ने जा रहा था क्योंकि हमारा अलायंस था,
जब बल्ले वाली कंफ्यूजन आई, उसके बाद नजरियाती वाली बात आई, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन से सारी सिचुएशन, अच्छा खाली ये मेरे हलके में नहीं है, आपने कागजात देख लिए हैं, बेचारे किसी कैंडिडेट के कागजात आज़ाद हैं, किसी पे अच्छा किसी ने आज़ाद लिख के बल्लेबाज का जमा करवा दिया है, किसी ने आज़ाद लिख के पीटीआई का जमा करवा दिया है, किसी ने पीटीआई लिख के तो बल्लेबाज का जमा करवा दिया है। ये इतने इतने मैच्योर और इतने इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस, ये सर सारे मफरूर थे, सबको पुलिस पकड़ रही थी। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैं सिर्फ 4 से 5 दिन अपने हलके में जा सका हूं, वो भी लास्ट डेज में, मुझे तो मेरे हलके में जाने की इजाज़त भी नहीं थी। मेरे इस फंडामेंटल राइट को जो मजरूह किया गया है कि मुझे आरओ के ऑफिस में दाखिल ही नहीं होने दिया गया, उसका जवाब सर किसने देना है? सर भाई मेरा सवाल ये है, अच्छा मैं इतना पागल तो नहीं हूं कि मैं अपनी पार्टी का चेयरमैन हूं, मैंने अपने लॉयर्स को अपनी पार्टी का टिकट और एफिडेविट दे के भेजा है, मेरा आरओ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अब मुझे बताया मैं क्या करूं सर वहां पे? और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, अभी कहते हैं बल्ला आ रहा है, अभी कहते हैं बल्ला जा रहा है, अभी कहते हैं बल्ला आ रहा है, अभी कहते हैं बल्ला जा रहा है। हर 1 घंटे के बाद पूरे पाकिस्तान में हमारी पोजीशन बदली थी। आप बताएं हम क्या, अगर तो मैं मौके पे मौजूद होता, मेरा ये इस्तेहकाक माना गया होता, मेरा फंडामेंटल राइट तस्लीम किया गया होता, तो मैं वहां पर खुद को डिसीजन कर पाता। मेरे जो 2 बेचारे लॉयर्स अंदर वो मार खा खा के पहुंच सके, 2 तो 48 घंटे वैसे ही गायब रहे ना, 2 बेचारे जो अंदर पहुंच सके, उनसे मैंने ये कहा था कि आपने बैलेट पेपर पर मेरा नाम लेके आना है। जिसमें जैसे मुझे इस समय सब जो टेक्निकल नुक्ता या कोर्ट ऑफ लॉ के लिए नुक्ता नजर आ रहा है, आप क्या कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि आप एक सर्टिफिकेट जो कि पीटीआई का था या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, वो जमा कराने के लिए गए लेकिन आपको जमा नहीं कराने दिया गया? अदालत में ये नुक्ता आप साबित कर सकते हैं? सर बिल्कुल साबित कर सकते हैं, मीडिया की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं कि मुझे दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, मेरे आरओ का ऑफिस कॉर्डन ऑफ है। मैं तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, मैं वो दिन भी साबित कर सकता हूं कि मैं फोर्सफुली अंदर गया हूं, और मेरा आरओ 9:30 बजे मैं पहुंचा हूं, 10 बजे का मेरा आरओ गया हुआ ऑफिस से, आरओ ऑफिस से। आप ये बताइए, मेरा आरओ रिजल्ट अनाउंस करने तक ऑफिस वापस नहीं आया सर। ठीक, मैं ये भी साबित कर सकता हूं। अच्छा ये बताइए आप शटल कॉक में इंटरेस्टेड क्यों थे? उस बेचारे का सर शटल कॉक में, अब ये भी एक टेक्निकल बात सुने, ये हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को समझनी चाहिए कि जब भी आप इंतखाब लड़ते हैं तो आपके नीचे 2 या 3 कौमी सूबाई असेंबली की सीटें होती हैं, 1 कौमी असेंबली का हल्का होता है, आपका एक पूरा पैनल होता है। मेरे नीचे 3.5 सूबाई असेंबली के हल्के थे। हमने तमाम एमपीएज ने लास्ट मिनट मुशावरत की मेरे साथ कि हमें क्या करना चाहिए, चूंकि अगर हम डिफरेंट निशानात के ऊपर जाएंगे तो वोटर के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। 20 दिन इलेक्शन में रह गए हैं। हम सब ने यूनानिमसली एग्री किया कि हम शटल कॉक की एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा ये भी रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरे नीचे जो तीनों एमपीए हैं उनकी दरखास्त शटल कॉक की आई हुई है। ये भी चेक कर लें कि मेरे 2 एमपीएस को शटल कॉक देने के बाद उनका शटल कॉक कैंसिल किया गया। अब असद भाई मैं आपको आप चूंकि इलेक्शन को कवर करते हैं, मैं आपको बात समझाता हूं। मेरा निशान टावर जो कि सुबह 3 बजे तब्दील किया गया। अच्छा जब मुझे टावर दिया गया तो सूबाई असेंबली के तीनों हलकों में टावर का निशान भी मौजूद था, किसी इंडिपेंडेंट को दे दिया गया। अच्छा जो मेरे नीचे एमपीए थे उनको एक को हुक्का दिया गया, एक को बैच दिया गया, एक को रैकेट दिया गया। वही निशान कौमी असेंबली में मेरे बैलेट पर मौजूद थे। अब मेरे कैंडिडेट एमपीए जो जीते हुए हैं हाजी बशारत डोगर साहब, उनका इंतखाबी निशान था हुक्का। उस हुक्के के ऊपर वो कौमी में भी उनके कागजात जमा थे एज अ माई कवरिंग कैंडिडेट कि अगर मेरा नहीं होता कागजात, उनको उस हुक्के के ऊपर 4,500 वोट पड़ गया, इसलिए कि वोटर को समझ नहीं आई कि मैंने हुक्का नीचे वाले बैलेट पे कौन सा हुक्का है और ऊपर वाले बैलेट पे कौन सा हुक्का है। यही एक्चुअल कंफ्यूजन थी जो इलेक्शन कमीशन मिलकर क्रिएट कर रहा था। अब आप समझ गए हैं, हुक्का ऊपर भी हो हुक्का नीचे भी हो, कैंडिडेट का नाम सेम हो। ये बात आपकी ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो हल्के में कहीं फाख्ता है तो हुदूद साथ मिल गया, ना फाख्ता समझ आ रही है बैलेट पेपर पे ना हुदूद समझ आ रही है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि ये सारी, अगर आप इसको इलेक्शन कमीशन की बदनीयती कहते हैं तो ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये बदनीयती है या महज इत्तफाक है।
तो अब इलेक्शन कमीशन कह देगा जी ये तो इत्तेफाक है, तो फिर आप उसको बदनीयती कैसे साबित करेंगे? तो मसला तो इस कोड ऑफ लॉ में है एक। मगर मेरा सवाल आपसे एक और है, वो ये है सर रिकॉर्डिंग आप ये चाहते हैं कि वो जो आप मखसूस नशस्तों की फहरिस्त पर आ जाइए, जो कि आपने जमा नहीं कराई हुई, जो सब इस वक्त शोर मचा हुआ, आप चाहते हैं कि जो आपकी पीटीआई ने मखसूस नशस्तों की लिस्ट जमा कराई है उसको आपकी लिस्ट ही तस्वुर कर लिया जाए। क्यों? इसलिए कि हमारी हैसियत एक अलायंस की थी। अब मैं आपको बताता हूं, आपने बड़ा टेक्निकल और बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा असदुल्ला साहब। 2018 के इलेक्शंस के अंदर पीटीआई ने एक लिस्ट जमा करवाई। उस लिस्ट के अंदर एक खातून जिनका ताल्लुक एमडब्ल्यूएम से था, उनका नाम भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है। उनका नाम एमडब्ल्यूएम ने जमा नहीं करवाया, वो पीटीआई की लिस्ट में जमा थी, और वो खातून रिजर्व सीट्स के ऊपर एमपीए मुंतखब हो गई। आखिर तक वो एमडब्ल्यूएम की एमपीए रही। हमारा मौकफ ये है कि जो पीटीआई ने लिस्ट जमा करवाई है वो हमने एज एन अलायंस जमा करवाई है। उनकी लिस्ट को, अच्छा मैं दोबारा लिस्ट क्यों ना जमा करवाता? अब ये सवाल पूछा जा सकता है मेरे से या पीटीआई से। जिस दिन लास्ट तारीख थी खवातीन की लिस्ट जमा करवाने की, उस वक्त तक बल्ले का निशान हमारे पास मौजूद था, इसलिए हमने नई लिस्ट जमा नहीं करवाई। जब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो उस वक्त दोबारा लिस्ट जमा करवाने की लास्ट डेट गुजर चुकी थी। ठीक है। ये अच्छा, एक और मैं आपको बात अर्ज करता हूं। आपके सामने इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने बड़े इस्तेहज़ा, वो मेरा ख्याल है आई गेस कि ही वाज परफॉर्मिंग ऑन अ डांस फ्लोर, द वे ही वाज स्विंगिंग हिज बॉडी एंड ऑल दैट। आई गॉट, मैंने आज तक बड़ी अदालतें कवर की हैं, ऐसा स्टाइल मैंने चेक नहीं किया। भाई का स्टाइल बड़ा आउटस्टैंडिंग है, उन्हें शायद किसी मूवी में भी जल्दी काम मिल जाएगा। उन्होंने सर एक बड़ी टेक्निकल बात की। सर मैं सर अर्ज करता हूं सर, उन्होंने एक बात की और बड़े इस्तेहज़ाइया अंदाज में। जब मैंने एसआईसी को दोबारा ज्वाइन किया तो मैंने एक एफिडेविट जमा करवाया, उनको लुकमा दिया हमारे चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है एक जमात का चेयरमैन वो खुद ही अपने आप को अपनी जमात के अंदर शामिल कर रहा है। वहीं पर अगर मुनासिब समझते तो 2 डॉक्यूमेंट देखते। मैंने जीतने के बाद अपनी जमात को एक रिक्वेस्ट की कि मैं अब रिटर्न कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो चुका हूं, मुझे दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आप शामिल कर लें और मैं उसकी जिम्मेदारियां सर अंजाम देता रहूंगा। मेरी जमात के सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि हामिद रजा को पार्टी की शूरा ने दोबारा एसआईसी का स्टेटस दे दिया है, लिहाजा अब इनकी एसआईसी में शमूलियत को तस्लीम करते हुए इन्हें एसआईसी का एमएनए तस्लीम किया जाए। तीसरा फेज था जब मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने ईसीपी को खत लिख दिया, मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, जो ईसीपी ने जमा करवाया है उस रिकॉर्ड में भी मौजूद है। उन्होंने दोनों खत नहीं दिखे, तीसरे खत पे चले गए। तीसरा खत वाज माय एफिडेविट सर। वो चीफ जस्टिस साहब ने नुक्ता उठाया था जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि कैसे एक आदमी अपने ही पार्टी में वापस दोबारा शमूलियत इख्तियार कर रहा है, ये बात तो फैसल सिद्दीकी साहब ने समझानी थी उन्हें, या आपने खुद समझानी थी? आप कहते हैं आप बार बार खड़े होकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं कोने से बैठ के आपको देख रहा होता हूं, आप अपनी सीट पे खड़े होते हैं, कुछ देर खड़े रहने के बाद दोबारा वहीं पे बैठ जाते हैं। आप रोस्टम पे जाएंगे तो बात करेंगे ना। सर मैं फर्स्ट डे 2 मरतबा रोस्टरम पे गया, मुझे चीफ साहब ने टाइम नहीं दिया, चीफ जस्टिस साहब ने ऑनरेबल। मैं उसके बाद अब असद भाई, वो जब हम स्कूलों में पढ़ते थे ना तो हमारे यहाँ होता था कि बच्चे को सजा देने के लिए ना उसके हाथ ऊपर कर दिए जाते थे। आप गवाह हैं कि मैं गुज़श्ता 3 रोज से मैं पहली रो में बैठा हुआ हूं, मैं खड़ा होकर मैं अपना हाथ भी खड़ा कर लेता हूं। मैं इस एक पार्लिमान का ऐवान ज़ीरी का एक मेंबर हूं, मेरा इस्तेहकाक मजरूक, और मैं फॉर्म 45 का मेंबर हूं। मुझे अच्छा, उसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक मौके पर यह बात कही कि ऑनरेबल मेंबर नेशनल असेंबली यहां पर मौजूद है, ही इज द चेयरमैन, ही वांट्स टू ऐड समथिंग इंपॉर्टेंट, बट चीफ जस्टिस इग्नोर्ड हिज वर्ड्स। फिर देन ही अगेन डायरेक्टेड फैसल सिद्दीकी साहब कि आप अपने जो पिटिशनर हैं वो को बात ऐड करना चाह रहे हैं, उनसे पूछें। फैसल सिद्दीकी साहब मेरे पास आए, मैंने कहा सर मैं आई वांट टू से समथिंग, अगेन आई वाज नॉट गिवन द फ्लोर। देखिए मैं को अनसिविलाइज्ड किस्म का बंदा नहीं हूं, खड़ा होकर मेंबर पार्लियामेंट है, मेंबर पार्लियामेंट है, ठीक है, सही है। काजी साहब हमारी सर, हमारे काजी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो पार्लियामेंट में आए, उनकी पूरी तकरीर में किसी बंदे ने उन्हें टोका? वो हमारे घर आए थे,
पूरी कौम ने, पूरी सियासी जमातों ने उनकी तकरीर तो सुनी। आप बैठ चाहते के। हैं कि जैसे आज उसी पार्लियामान का एक नुमाइंदा उनके घर में खड़ा है 4 दिन से सर, बात करना चाह वो रहे हैं। चलिए, अपने हो सकता अपनी है- रिक्वेस्ट करना हो चाह सकता रहा है कल है, आपको- उसकी रिक्वेस्ट को काजी साहब हो टाइम नहीं सकता दे रहे है सर। साहिबजादा साहब आपको मौका मिल जाए, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं हो सकता है ये सारी बेंच के सामने आए तो आपका केस और मजबूत हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।